और आज हम लोग देखने वाले हैं फोर्स क्या होता है। तो पिछले 3 लेक्चर में हम लोग ने लाइट साउंड खत्म कर लिया था, है ना। और ये पार्ट 4 होने वाला है इस लेक्चर का। अगर आप लोगों ने कोई भी लेक्चर मिस किया हो तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं फोर्स क्या होता है। तो फोर्स की हिंदी में आपको बता दूं, फोर्स की हिंदी होती है बल, ठीक है। और बल अब हम लोग किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे किस तरह से लगा सकते हैं। तो इसके पीछे दो फिनोमेना होती है। एक फिनोमेना होती है हमारी पुश की और एक होती है पुल की। ये दोनों या इसमें से एक भी, ठीक है, हमें फोर्स लगाने में किसी भी बॉडी पे हेल्प कर सकता है। या तो वो पुश हो या तो वो पुल हो। अब पुश और पुल का मतलब समझिए। पुश और पुल मतलब क्या होता है। तो पुश मतलब होता है धक्का देना, किसी भी बॉडी पे धक्का देना, ठीक है। और पुल कहलाता है किसी भी बॉडी को खींचना, उसको हम लोग कहते हैं पुल, ठीक है। तो या तो पुश करो या तो पुल करो, फोर्स लगेगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम दोनों करोगे तभी फोर्स लगेगा, तुम पुश भी करोगे पुल भी करोगे तभी फोर्स लगेगा, ये कोई जरूरी नहीं। या तो तुम पुश करो या तो तुम पुल करो, इसलिए मैंने यहाँ पे और लगाया है, एंड नहीं लगाया। और मतलब होता ही है यहाँ, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे इस बोर्ड पे फोर्स लगाना है तो क्या कर सकता हूँ मैं, या तो इससे पुश कर सकता हूँ, ठीक है, या तो इसे पुल कर सकता हूँ, खींच सकता हूँ, तब फोर्स लगेगा, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फोर्स का, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, फोर्स के बारे में समझेंगे, फ्रिक्शन समझेंगे और फोर्स के कुछ एग्जांपल्स भी देंगे, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिए, बार अपनी कॉपी में हेडिंग दे लीजिए और हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग फोर्स का डेफिनेशन, ठीक है। फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो मैंने ये डेफिनेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से लिखा है, ये कोई हाई लेवल का डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। समझिएगा, अ फोर्स इज द पुश और पुल दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव और स्टॉप। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, मैंने अभी आपको बताया पुश और पुल के बारे में, उसी से ये डेफिनेशन लिया है कि फोर्स क्या होता है, पुश और पुल होता है, ठीक है। दैट कॉजेज ऑब्जेक्ट टू मूव और स्टॉप, जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के कैपेबल होता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, पुलिंग अ डोर। अगर हम लोग जब दरवाजा खोलते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पुल करते हैं। पुल मतलब खींचते हैं। जैसे आप लोग कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होंगे तो वहां पे क्या लिखा रहता है, पुश। जब आप वहां से अंदर घुसते हैं तो वहां पे क्या लिखा रहता है, दरवाजे पुश मतलब धक्का दीजिए। जब बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं आप लोग, पुल करते हैं, ठीक है। सिंपल। किकिंग ऑफ फुटबॉल को किक करना, तो इसमें हम लोग पुश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या मैंने बताया यहाँ पे डेफिनेशन में, बराबर समझ लीजिए कि फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव और स्टॉप। मींस या तो वो मूव भी करा सकता है और वो स्टॉप भी करा सकता है, फोर्स दोनों चीज करा सकता है, ठीक है। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे एकदम वीवीआई करके मार्क लिखिएगा, ठीक है। चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स is equal to force applied. चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। अब इसका मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि उस पर फोर्स अप्लाई हुआ। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। अब जैसे आप लोग समझिएगा, इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूं। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे ये मार्कर है, अभी ये क्या है, रेस्ट में। अभी इस पे कुछ भी फोर्स मैंने नहीं लगाया, ये रेस्ट में है, मींस ये शांत है। अब जब मैंने इसे फोर्स लगाया, ये कहां गया, ऊपर। इसका मतलब इसका पोजीशन क्या हुआ, चेंज। अभी ये यहां पे था और ये ऊपर गया, क्या हुआ, पोजीशन यहां से यहां चेंज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, वहां फोर्स अप्लाई हुआ। बिना फोर्स अप्लाई हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो सकता, समझे। यही पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि बिना फोर्स अप्लाई हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स के प्रभाव क्या है। इफेक्ट्स मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे बल का प्रभाव क्या क्या होता है। तो सबसे पहला, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर ये फुटबॉल है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे डल्लू राम खड़े हैं,
इन्होंने फुटबॉल को क्लिक किया, फुटबॉल कहां चल गया यहाँ, ये फुटबॉल है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये फुटबॉल अभी रेस्ट पोजीशन में था और जब इसने, इस लड़के ने यहाँ पे फोर्स लगाया तो क्या हुआ, समझे, डायरेक्शन चेंज हुआ और क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट मूव कर गया, ठीक है। अब देखिए अगला चीज, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब चलिए इसी फुटबॉल से एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है हमारा कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, मींस रोक सकता है। जैसे कि ये फुटबॉल अब इसने यहां पे मारा, अब यहां पे एक और आदमी, अरे अकेला तो खेलेगा नहीं वो, है कि नहीं। अब देखो जब इसने यहां से मारा तो अब ये फुटबॉल को रोकने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अब इसने अपनी पैर लगाई और फुटबॉल को रोक लिया, इसने फोर्स लगाया और फुटबॉल को रोक दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट हमारा वेरीफाइड हो गया कि फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट से बचते हैं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह कर सकता है। चलिए अब इसी फुटबॉल का फिर से एग्जांपल लेते हैं। तो अब ये यहाँ पे फुटबॉल अब यहाँ पे था, अब समझो कि यहाँ पे एक आदमी, फुटबॉल इसके पास आ गई, अब क्या किएगी, फुटबॉल इसके पास मार दिया। अब यहाँ फुटबॉल था और यहाँ फुटबॉल था, डायरेक्शन चेंज हुआ, है कि नहीं। यहाँ पे पहले फुटबॉल था और फुटबॉल यहाँ पे आ गया। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, उसे उसकी दिशा को बदल सकता है। अब अगला देखते हैं, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। फिर से इसी फुटबॉल का मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं मानता हूं, मैं मान लो ये जो बच्चा था, ये जिसने फुटबॉल मारी, इसने थोड़े कम स्पीड से फुटबॉल को किक किया, मिस स्पीड कम लगाया, इसका मतलब क्या, फोर्स कम लगाया होगा, है कि नहीं। तो इसने थोड़े कम फोर्स से मारा, इसका मतलब फुटबॉल धीरे धीरे जा रही होगी, है कि नहीं। अब क्या हुआ कि ये बच्चा जो यहाँ पे था, इसने कस के थोड़े जोर से फोर्स लगाया, जिससे क्या हुआ, इसकी स्पीड बढ़ गई और ये फुटबॉल थोड़ा ज्यादा तेजी से इस बंदे के पास पहुंचा। तो इससे क्या समझ सकते हैं हम लोग, ये फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ये एप्लीकेबल क्यों है, क्योंकि हम लोग जब भी स्पीड चेंज कर सकते हैं तो किसके लिए चेंज कर सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर ये रेस्ट में है तो इसके पास तो स्पीड कुछ है ही नहीं, ये तो खुद रेस्ट में, तो हम लोग इसका स्पीड चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ से ये फुटबॉल आ रही थी, अब ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, जब ये यहाँ पहुंची तो इसके पास कुछ स्पीड था और इसने जब ये फोर्स लगाया तो दोगुना स्पीड से अपने फोर्स लगाया और स्पीड क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और अब पांचवा पॉइंट समझते हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है, शेप मतलब आकार, उसका आकार चेंज कर सकता है। अब इस फुटबॉल का भी आप लोग ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। अब मान लो कि ये फुटबॉल इतने कस के इस बंदे ने मारा कि ये फुटबॉल क्या हुआ, हवा निकल गया, इसका फट गया। अब क्या हुआ, ये तो पहले गोल था, अब ये क्या हो गया, शेपलेस हो गया। या हम लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास एक पेज है, ये क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। अब मैंने इसे फोर्स लगाया तो ये क्या हो गया, ये देखो क्या हो गया, शेप चेंज हुआ ना इसका, है ना। तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इसे एक बार मैं और एक बार एग्जांपल समझा देता हूं। सबसे पहले मैंने एग्जांपल से बताया कि फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। जैसे सबसे पहले यहाँ फुटबॉल रेस्ट में था, जब इस बंदे ने मारा तो फुटबॉल मूव किया, फुटबॉल मूव किया, ठीक है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जब ये फुटबॉल आगे मारा तो आगे एक और बंदा खड़ा था जिसने फुटबॉल को रोका, है ना। तो क्या हुआ, उसने फोर्स लगाया और फुटबॉल रुक गई। थर्ड था हमारा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अब यहाँ पे फुटबॉल था, अब इसने यहाँ पे मारा तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, इसका दिशा चेंज हो गया। अब क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर सकता है। इसने थोड़ा धीरे से मारा था, जब यहाँ तक आया तो ये कस के मारा, ज्यादा फोर्स लगाया तो स्पीड भी बढ़ी। और ये मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है उसके पास कुछ भी स्पीड होगा नहीं, ठीक है। अब अगला सबसे लास्ट पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप भी चेंज हो सकता है, उसका आकार चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग और क्या कीजिए, इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए और इसे घर में एक बार पढ़िए। जब तक आप घर पे अच्छे से पढ़िएगा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो अभी इस लेवल पे मैं आपको 3 टाइप्स बता रहा हूं, जितना आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले मस्कुलर फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो कि आप लोग थोड़ा डीप में पढ़ना है। तो पहले मैं ये बता देता हूं, उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स बताऊंगा, ठीक है।
सबसे पहले देखिए मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर नाम ही से पता चल रहा है मस्कुलर। मस्कुलर मतलब हमारे मसल्स के द्वारा। मसल्स मतलब जानते हो मसल्स मतलब देखो जैसे कि ये है मसल मतलब वो नहीं यार कि बॉडी है तो मसल्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखो मसल मतलब हमारा हर हाथ पैर जितना भी चीज है एक तरह से क्या है मसल्स ही। मसल्स का हिंदी क्या होता है मांस, है ना। तो हर वो फोर्स जो हम लोग अपने मसल्स के द्वारा लगाते हैं सिर्फ उसे क्या कहते हैं मस्कुलर। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल अगर से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर हम लिखे हैं किकिंग अ फुटबॉल, किकिंग अ फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। किकिंग अ फुटबॉल, किकिंग अ फुटबॉल में हम लोग क्या यूज करते हैं अपना मसल्स। कहां का मसल्स, अगर पूछेगा कहां का मसल्स तो लेग का मसल्स, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी फुटबॉल को किक करते हैं। तो इसमें क्या अप्लाई हो रहा है मस्कुलर फोर्स। दूसरा देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे लिख लो फुटबॉल तो पता है तुम लोग को ये हेलो फुटबॉल, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे क्या करें मुझे ज्यादा लिखना पसंद नहीं, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं द फोर्स थ्रू व्हिच ईच ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ये तो डेफिनेशन की भाषा में होगी, मैं तुम्हें अपनी भाषा में बताता हूं जिससे तुम एकदम आसानी से समझोगे, ठीक है। वह फोर्स जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वह फोर्स जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ खींचा चला है। अर्थ की तरफ मतलब अर्थ की तरफ मतलब क्या हुआ, जैसे ये हम लोग जहां भी रह रहे हैं वो क्या है अर्थ। तो वह फोर्स जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ टुवर्ड्स द अर्थ खींचा चला है उसे हम लोग क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसका एग्जांपल जैसे ये मार्कर है, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है कि ये अर्थ की तरफ आ रहा है कि नहीं। अगर ये अर्थ की तरफ आ रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे इस पर क्या लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैंने ये मार्कर को ऊपर उछाला तो ये कहां आएगा नीचे। तो नीचे मतलब कहां अर्थ में ही ना, ये क्या है हमारे ही तो अर्थ ही है, ठीक है। तो अगर मैंने इसे ऊपर फेंका तो ये कहां आया नीचे। इसका मतलब इसे क्या लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों, क्योंकि ये अर्थ की तरफ खींचा चला रहा है, ठीक है। और एक पॉइंट आएगा जहां पे ये रुक जाएगा, कोई भी जमीन पे या कोई भी जहां पे जाके ये रेस्ट की पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है द फोर्स थ्रू व्हिच ईच ऑब्जेक्ट, वह फोर्स जिससे हर ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ खींचा चला आता है। पुल्ड मतलब मैंने पहले ही बताया खींचना, ठीक है। इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका एग्जांपल चाहो तो लिख लो, एग्जांपल लिख लो। इफ वी थ्रो a ball in air, then the ball is pulled towards earth, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग जब 9th क्लास में जाओगे तो और ज्यादा डीप में पढ़ोगे, अभी आप लोगों को बस इतना ही जानना है, ठीक है। तो मैंने इतना बता दिया। अब हम लोग देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फोर्स का थर्ड टाइप, और इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन थर्ड टाइप और हमारा लास्ट टाइप है फोर्स का, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। तो फ्रिक्शन को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। और फ्रिक्शन क्या होता है समझते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द एक्शन और स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी। तो फ्रिक्शन क्या होता है ना कि फ्रिक्शन किसी भी बॉडी को स्टॉप करा सकता है, कोई भी मूविंग बॉडी को स्टॉप करा सकता है, उसी को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस, अपोज मतलब होता है एक तरह से ये रोकना, ठीक है, द एक्शन और स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी, ठीक है। अब आगे फ्रिक्शन इज कॉज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स टच और रब ईच अदर। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करते हैं या रब करते हैं, जैसे कि मेरा ये हाथ देख, जैसे मेरा एक ये हाथ है और ये हाथ, ये दोनों ऑब्जेक्ट, अब मैंने इसे रब किया तो इसके बीच में क्या लग रहा है फ्रिक्शन, है ना। अब इसे समझ में नहीं आता तो एक और एग्जांपल देता हूं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि हमारा बॉडी रुक नहीं रहा है। जैसे कि देखो अगर ये साइकिल का टायर है, ठीक है, ये साइकिल का टायर है और यहाँ पे है ब्रेक, ये ऐसे ब्रेक होता है ना, ये क्या होता है ऐसे ब्रेक होता है। तो जब हम लोग ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, ये आगे आता है, आगे आता है और टायर पे लगता है। तो जब टायर घूम रहा होता है तो टायर क्या है मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ना टायर, और टायर मूव कर रहा है, उसको कौन रोक किया
हमारा ब्रेक पैड्स उसे रोक दिए, तो क्या हुआ, वहां पे फ्रिक्शन लगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा टायर रुक जाता है कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा फ्रिक्शन का एग्जांपल। व्हेन फ्रिक्शन इज लेस थिंग्स लाइक, व्हेन फ्रिक्शन इज मोर देन थिंग्स डू नॉट मूव। इसे थोड़ा ध्यान समझिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब फ्रिक्शन कम होता है तो क्या होती है, चीजें स्लाइड करती है। अब जैसे आप अपने रूम में या अपने घर पे छत पे जाके सिंपली अगर आप कोई भी सरफेस पे तेल डालो तो क्या होगा वहां पे, कि आप गिर जाओगे या आप स्लिप करोगे, तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्लिप करते हैं। पर अगर आप सिंपली अगर आप अपने छत पे जाएं और फ्रिक्शन आप अपना पैर को सिंपल घसीट घसीट के चले, तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, मूव नहीं कर पाते। ठीक है, तो यही इसका एग्जांपल, व्हेन फ्रिक्शन इज लेस थिंग्स स्लाइड एंड व्हेन फ्रिक्शन इज मोर देन थिंग्स नॉट मूव। अब जब फ्रिक्शन ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा, स्टॉप करने की शक्ति क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो उस समय क्या होगा कि जो थिंग्स होगा मूव नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का नाम ही है क्या, कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फ्रिक्शन हम लोग कहते हैं किसको है, जो अपोज करे किसी भी एक्शन को और किसी भी बॉडी को स्टॉप करा सके। तो जब फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बॉडी मूव नहीं कर पाएगा, और जब फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा, हम लोग स्लाइड कर सकते हैं, हम लोग स्लिप कर सकते हैं किसी भी सरफेस पे। इसलिए कहा जाता है जब पानी ये सब रहता है तो क्या होता है, हमारे सरफेस होता है स्लिपरी हो जाता है, वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन लेस हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग गिर जाते हैं। पर अगर आप कोई भी रुखड़ा सरफेस पे चलें तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग मूव नहीं कर सकते। इसी में यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन फ्रिक्शन इज लेस थिंग्स स्लाइड एंड व्हेन फ्रिक्शन इज मोर देन थिंग्स डू नॉट मूव। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और एक बात और, इस चैप्टर के आप लोग के बुक में जो भी एक्सरसाइज दिया हो, जिसके पास जो भी बुक हो उसमें जो भी एक्सरसाइजेस दिए हो उसे प्लीज पूरा कंप्लीट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर बिना एक्सरसाइज कंप्लीट किए समझ में नहीं आएगा। और इस चैप्टर को जितना ज्यादा हो सके पढ़िए, ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाके जितने भी लेक्चर्स हैं उसे बार-बार देखिए, बार-बार समझिए, अच्छे से समझिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, सारे नोट्स को लिखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।